हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी की डिमांड थी पॉलिटी को लेकर, तो आज से जो है हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं। आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियसली बार बार पूछे भी गए हैं और जिनकी प्रोबेबिलिटी भी है, उसमें से टॉप 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का ये हमारा पहला पार्ट है। आई होप आप लोगों को पसंद आए, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो एप्लीकेशन है आप वो डाउनलोड कर लीजिए, काफ़ी बूस्ट करेगा ये आपकी प्रिपरेशन को। सब कुछ फ्री में अवेलेबल कराया जा रहा है, डेली ऑडियोज, फ्री PDF, सभी कुछ। साथ में मैथ्स का जो हैंड रिटन नोट्स का PDF है वो भी लॉन्च हो चुका है। इसको भी आप सिर्फ 99 रुपीज़ में परचेस कर सकते हैं। हम देखेंगे हमारी आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल एकदम बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है ताकि सभी चीज़ें आपको प्रॉपरली क्लियर भी होती जाएं। तो 1922 में किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है महात्मा गांधी। ठीक है, अब हम बात करें संविधान को तो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डाले हैं, तो जो भी क्वेश्चंस महात्मा गांधी के नाम पर पूछे जाते हैं वो आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं 1915 में जो है ये वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। ठीक है, ये ईयर भी पूछा जाता है, और साबरमती जो आश्रम है, ठीक है ना, उसकी इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूछा जाता है। 1917 में जो है गांधी जी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था फॉर द कल्टिवेटर्स। ठीक है, और ये जो था इनका पहला डिसोबीडियंस मूवमेंट था। इसके बाद जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक आप लोगों ने सुनी होगी 1918 में, ये भी पूछी जाती है। और गांधी ने सत्याग्रह किया था अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो ये कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो गांधी जी से पूछे ही जाते हैं। इसके अलावा जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद गांधी जी ने केसर हिंद की जो उपाधि थी वो वापस लौटा दी थी। ठीक है, और हम बात करें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक लौता ऐसा सेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी 1924 में, बेलगाम अधिवेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हो? तो ये की गई थी बाय दी मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू आप सभी को पता होगा। स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी इनके द्वारा 1923 में। उनके साथ में CR दास और NC कालेकर के साथ केलकर के साथ मिलकर इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इसके अलावा ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं 1919-20 और 1928-29। ठीक है, 2 बार ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। फिर इन्हीं की चेयरमैनशिप में 1928 में जो एक कमेटी बनाई गई थी। फिर इसके बाद जो नेहरू कमेटी रिपोर्ट थी, ठीक है, 1928 में ये हुआ था। और उसी में हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिमांड है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडियंस के द्वारा होना चाहिए, ये बात भी इनके द्वारा यहाँ पर भी की गई थी। ठीक है, और इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए, ये सारा कुछ इनकी रिपोर्ट में शामिल था। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? आंसर है MN रॉय। ठीक है, MN रॉय का जो हम नाम, MN स्टैंड्स फॉर दी मनवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, ये राजनीतिक सिद्धांतकार और प्रसिद्ध दार्शनिक थे, और मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी और इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, और जो संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन भी इन्हीं के द्वारा किया गया। 1895 में सर्वप्रथम किसके द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई? तो ये की गई बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, और इनका जो रियल नेम था, बचपन का जो नेम था, दैट वाज केशव गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी ने इनको आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। ठीक है, 1856 में इनका जन्म हुआ था और 1920 में जो है डेथ हुई थी। और इनकी एक सेइंग है दैट स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करूंगा।
ठीक है। 1907 में जो कांग्रेस के बीच में सूरत स्प्लिट हुआ था, उसमें जो गरम दल और नरम दल थे, उसमें ये गरम दल के नेता थे। केसरी जो पत्रिका है उसका जो हम बात करें संपादन इन्हीं के द्वारा किया जाता था। इसके बाद जो होम रूल लीग की स्थापना है, एनी बेसेंट और इन लोग के साथ मिलकर इनके द्वारा उसकी स्थापना भी की गई। और जो है 1908 से लेकर 1914 तक जो है ये राजविद्रोह के केस में मांडले जेल में भी रहे हैं और जेल में इन्होंने गीता रहस्य की रचना की थी। इतना जो है आपको याद रखना है, इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? ठीक है, तो किस आधार पर जो है भारत की जो संविधान सभा का गठन किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करें तो ये कब आया था? 1946 में जो है कैबिनेट मिशन आया था और यही जो है क्या है? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार। और ये मार्च 1946 में जो लॉर्ड एटली थे उन्होंने कैबिनेट मिशन की स्थापना की, जिसमें 3 लोग थे। उनके नाम भी आपको याद रखना है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ओके, फिर दूसरे हैं सर स्टीफर्ट क्रिप्स और तीसरे हैं एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, इस मिशन का जो ऑब्जेक्ट था दैट वाज टू हेल्प इंडियन अचीव इट्स इंडिपेंडेंस और साथ ही में उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो सेटअप करें। ठीक है, और इन्होंने पूरा जो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और सेपरेट स्टेट्स था मुस्लिम्स के लिए, उसका जो प्लान था वो पूरे तरीके से इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन प्लान देयर वाज टू बी अ यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, comprising both British India and the state and having the jurisdiction over the subjects of foreign affairs, defense and communication। क्या मीनिंग है इसका कि जो कैबिनेट मिशन प्लान था वो क्या है? इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया बनाने का, जिसमें फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं एड ऑन होंगे। इसके बाद तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कैबिनेट मिशन के बारे में। किसी भी अगर आप स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ 3 मार्कर भी जो है इसके ऊपर बन जाता है। और क्वेश्चन तो हमने देख ही लिया, संविधान सभा जो गठित हुई थी वो इसी के आधार पर हुई थी। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या दी गई है? तो भारतीय संविधान सभा में हम बात करें जो प्रियम्बल है यानी कि प्रस्तावना, इसको क्या संविधान के आत्मा की व्याख्या दी गई है। तो हम बात करें प्रस्तावना की यानी कि प्रियम्बल की, तो देखिए स्टार्ट कहाँ से होता है? हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग, ये स्टार्टिंग है। और इसके बाद जो 42वां संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कब? 1976 में। उसके द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जो ये शब्द हैं हमारे भारत के प्रियम्बल में, प्रस्तावना में इनको जोड़ा गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो इसमें से कौन सा सदन है जो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा का जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है और इसका जो कंपोजिशन है वो किस आर्टिकल में दिया गया है? संरचना जो है वो दी गई है आर्टिकल 81 में। ठीक है, हम बात करें मूल संविधान की जो लोकसभा थी उसके जो सदस्य संख्या थी वो कितनी थी? 500। और अभी इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 552। और करंटली जो फील्ड है वो कितनी है? 545। ठीक है, पहले जो इसमें एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्वेशन हुआ करता था, अब उसको जनवरी 2020 में समाप्त कर दिया है। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसके बाद हम बात करें कई सारे जो स्टेट्स हैं उनकी नंबर्स पूछ लिए जाते हैं कि किसकी सबसे ज़्यादा है या किसकी कम है, और या फिर डायरेक्टली नंबर भी पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख, ये पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे छोटा तो चांदनी चौक दिल्ली। तो इस तरीके से कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं।
31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो कितनी कर दी गई थी? तो मैंने आपको बताया है अभी तो ये कितनी है 552 और इनिशियली कितनी थी 500। जो 31वां संशोधन था उसके द्वारा इसको 545 किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत शासन अधिनियम, ठीक है ना, जो कि 1935 का है, उसके द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां जो हैं किसे दी गई थी? तो जो संघ में अवशिष्ट शक्तियां हैं वो दी गई थी गवर्नर जनरल, या फिर गवर्नर जनरल जो है उस समय क्या टाइटल दे दिया गया था इनको, वाइसराय, आफ्टर द 1857। ठीक है, तो जो अवशिष्ट विधायी शक्तियां थी वो वाइसराय को दे दी गई थी। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम के। तो इसमें अखिल भारतीय संघ की बात की गई थी। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों को मिलाकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में शामिल हो। इसके अलावा हम बात करें केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, है ना। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों में जो है विभाजित कर दिया गया था। और संघीय न्यायालय की व्यवस्था, ये भी बात जो है इसमें की गई थी। फिर इसके बाद भारत परिषद का अंत, इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया था। और हम बात करें इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो क्वेश्चन बनते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी की हम बात करें, मध्य जो सन 1932 में पूना समझौता, जिसको पूना पैक्ट बोलते हैं, जो साइन हुआ था, तो वो किस लिए हुआ था? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो क्या होने वाला है? बेसिकली हम बात करें B.R. अम्बेडकर की, तो B.R. अम्बेडकर को क्या जाना जाता है? B.R. अम्बेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है ना। इसके बाद ये जो पूना पैक्ट है ये कहाँ पर साइन हुआ था? पूना में जो यरवदा सेंट्रल जेल है वहाँ पर ये साइन हुआ था। ठीक है, और ये हुआ था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए, बिटवीन दी महात्मा गांधी एंड B.R. अम्बेडकर। और महात्मा गांधी के साइड से मदन मोहन मालवीय ने इस पर सिग्नेचर किए थे, क्योंकि गांधी जी उस वक्त जेल में थे। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री नियुक्त किया गया था, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1876 में जो रॉयल टाइटल एक्ट आया था 1876 का, शाही उपाधि अधिनियम, उसी के द्वारा जो है महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी जो है नियुक्त कर दिया गया था। और उस समय पूछा जाता है कि इंग्लैंड के पीएम कौन थे? तो बेंजामिन डिज़राइली। ठीक है, ये नाम भी आपको याद रखना है। बेंजामिन डिज़राइली जो थे पीएम थे इंग्लैंड के एट दैट टाइम। भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है B.R. अम्बेडकर को, द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये तो मैंने आपको कई बार बेसिकली अभी बताया पहले भी। तो भारत का जो संविधान है वो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बनकर पूरा हुआ था, और इस पर जो है 114 दिन की बहस हुई थी। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को इसको पारित कर दिया गया था। ठीक है, उस समय इसमें 22 भाग थे, 395 आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद थे, और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें संविधान के कुल अनुच्छेद जो थे उनमें से 15 कौन कौन से? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391 और 392, साथ ही साथ 393, इन 15 आर्टिकल्स को 26 नवंबर 1949 को ही प्रवर्तित कर दिया गया था, और जो शेष अनुच्छेद थे वो लागू किए गए थे 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम हमारा गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम बात करें भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को कब अपनाया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 15 अगस्त से थोड़ा पहले 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को
अपनाया गया था। ठीक है, और हम बात करें थोड़ी और अगर डिस्कशन कर लें, मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का जो है सत्यापन किया गया, और 24 जनवरी, ये डेट भी याद रखनी है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय ज्ञान एवं राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है किए गए थे? तो ये हमने वैसे तो डिस्कस किया है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसको संवैधानिक संशोधन बोला जाता है, तो ये है 42वां। ठीक है, इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए थे, जिनमें मुख्य हम बात कर लें कि जो हमारी प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता ये शब्द जोड़े गए थे। और जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ठीक है ना, नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई थी। और इसी के अंतर्गत जो है हम बात करें, संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को, ठीक है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, अंडर द आर्टिकल 51A, इस 51A उनको ऐड किया गया था। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है किसकी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, संविधान। हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे ज़्यादा हम बात करें सर्वोच्च रखा जाता है, तो किसको रखा जाता है, हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। जो भी सोर्सेज हैं ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हम देख लेते हैं। समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से और क्या क्या लिया गया है, तो प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन और संसदीय विशेषाधिकार, ये लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया से। फिर हम बात करें कनाडा की, तो कनाडा से लिया गया संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां जो कि केंद्र के पास, हम बात करें राज्यपाल की नियुक्ति की जो विषयक प्रक्रिया है, एवं संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन। ठीक है, तो ये कहाँ से लिए गए हैं, कनाडा से ये लिए गए हैं। इसके बाद हम बात करें दक्षिण अफ्रीका, तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और हम बात करें मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है वो लिया गया रशिया। फिर जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और आयरलैंड से जो है नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्रों में जो व्यक्ति हम बात करें निपुण हैं उनको क्या किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। ये लिया गया आयरलैंड से। सबसे इम्पॉर्टेंट हम बात करें यूएसए से, बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं जो कि याद होनी ही चाहिए, जिसमें है मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है, और हम बात करें निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, इम्पीचमेंट जो होता है राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की जो विधि एवं वित्तीय आपातकाल जो है, ये सब यूएसए से लिया गया है। ब्रिटेन में अगर हम देख लें तो ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया जो है ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई, तो ये किस देश में विकसित हुई, ये हुई ब्रिटेन में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, संसदीय शासन प्रणाली जो हमने ली है किससे ली है, ब्रिटेन से ली है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है, संविधान का कौन सा भाग है जो नगर पालिकाओं से संबंधित है, तो ये है भाग 9A। ठीक है, उसमें आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243ZG, ठीक है ना, रिलेटेड टू म्युनिसिपैलिटीज और नगर पालिका। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है, तो इसका जो आंसर है वो है 10वीं अनुसूची में। ठीक है, और ये जो है भारत के 52वें संशोधन जो कि 1985 में हुआ था उसके द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, हम बात कर लें 11वीं अनुसूची की, तो ये 73वें संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी जो कि 1993 में हुआ था, और उसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए जो 29 विषय हैं वो प्रदान किए गए हैं। बात कर लें 12वीं अनुसूची की, तो ये 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 में जो हुआ उसके द्वारा जोड़ी गई, और उसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं।
ठीक है। तो सभी जो हमारी अनुसूचियाँ हैं, टोटल कितनी है 12, ये सभी आपको अच्छे से आनी चाहिए, जिसमें पहले जो है भारत के संघ के घटक बताए गए हैं। दूसरी में हम बात करें जो राज्य व्यवस्था के पदाधिकारी हैं, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सब के जो सैलरी अलाउंस है उसके बारे में है। तीसरी में जो है रिलेटेड टू ओथ है, ठीक है ना। तो ये कुछ तरीके से आपको शेड्यूल्स जो हैं, अनुसूचियाँ जो हैं याद रखनी है। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार की निश्चितता प्रदान करता है? सीधा सीधा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि मौलिक अधिकारों का जो आर्टिकल है वो आपसे पूछा गया है। तो क्या है 12 से लेके 35 तक। अब हम अच्छे से डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार। तो देखिए इनको लिया गया है यूएसए से, ठीक है। ये संविधान के भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से लेके 15 तक है। और इनको भारतीय संविधान का हम बात करें जो भाग 3 है उसको भारत का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा मतलब क्या, अधिकार पत्र, ठीक है। और हम बात करें कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352, है ना, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, ठीक है। और मूल संविधान में कितने थे, 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से कि अब कितने बचे हैं, 6, है ना। जो 44वां संवैधानिक संशोधन था 1978 का, उसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। और इसको क्या कर दिया गया है, अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला जो है समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। फिर हम बात करें स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके 22 तक। फिर हम बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेके 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 तक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये है आर्टिकल 32, ठीक है ना, बेसिकली 32 to 35। तो ये आपको याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं जो है निर्धारित करता है? तो इसका जो आंसर है वो है आर्टिकल 57, ठीक है। और हम बात कर लें राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति जो है देश का संवैधानिक प्रधान होता है एवं प्रथम नागरिक होता है, ठीक है। योग्यता क्या है, तो योग्यता हम बात करें दी गई है 58 में, ठीक है। पुनर्निर्वाचन की दी गई है 57 में। तो हम बात करें भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का हम बात करें लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो और चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो, ठीक है। फिर हम बात करें राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचन मंडल है ये दिया गया है अंडर द आर्टिकल 54, ठीक है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है, ये दिया गया है आर्टिकल 55 में, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक इसको धारण करेगा और अपने पद की समाप्ति के बाद वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता, और ये दिया गया है आर्टिकल 56 में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे कि इम्पीचमेंट जो है महाभियोग द्वारा हटाए जाने का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 61, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपको याद रखने हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो ये दिया गया है अंडर द आर्टिकल 19, अभी मैंने आपको बताया था। तो जो आर्टिकल 19 है उसमें हम बात करें क्या क्या है, 19A में है बोलने की स्वतंत्रता, B में है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, C में है संघ बनाने की स्वतंत्रता, D में है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, फिर E में है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, F जो था हटा दिया गया है। इसके बाद G में क्या है, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता,
ठीक है। और जो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है वो भी 19A में ही है। तो ये कुछ आपको याद रखने हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आर्टिकल 24। ठीक है ना। आर्टिकल 24 की हम बात कर लें, क्या है तो बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों में या फिर खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ऐसा दिया गया है अंडर द आर्टिकल 24। B.R. अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? इसका जो आंसर है आर्टिकल 32। इसमें क्या है, इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है। इस संदर्भ में जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय उसने 5 तरीके की जो रिट है ना वो जारी की गई हैं। ठीक है ना। रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। कौन कौन सी हैं वो आपको याद रखनी है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हैबियस कॉर्पस बोलते हैं, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध लेख प्रोहिबिशन, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार प्रच्छा लेख। तो ये भी आपको याद रखनी है। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो सिक्किम को जो है राज्य का दर्जा दिया गया था कब? 1975 में। ठीक है। और भी हम स्टेट्स देख लें तो देखिए आंध्र प्रदेश 1953, महाराष्ट्र 1960, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय 1972, मणिपुर 1972, सिक्किम हमने देख लिया 1975, इसके बाद मिजोरम 1987, अरुणाचल प्रदेश भी 1987। ठीक है। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर सन 2000 और तेलंगाना 2 जून 2014। तो ये इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो सही आंसर जो है एकल नागरिकता। ठीक है। हम बात करें हमारे भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। ठीक है। भाग कौन सा है? 2। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। हमारे देश में एकल नागरिकता है। ठीक है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जो है हमारे देश में नागरिकता कैसे कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो देखिए 5 है। पहला है जन्म से, दूसरा है वंश परंपरा द्वारा, ठीक है, तीसरा है देशीकरण द्वारा, चौथा है पंजीकरण द्वारा और पांचवा जो है भूमि विस्तार द्वारा। तो ये 5 तरीके हैं जिनसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद हम बात करें कि भारतीय नागरिकता का अंत, तो नागरिकता का परित्याग करने से, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर और सरकार द्वारा नागरिकता छीन लेने पर। इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये लिए गए हैं आयरलैंड से। ठीक है। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। और ये हमारे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। ठीक है। और इसमें हम बात कर लेते हैं कि जो 38 है उसमें राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के बारे में दिया गया है। 39 जो का है उसमें समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता के बारे में दिया गया है ना। 39 खा सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना चाहिए ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। 39 जो है ग धन का समान वितरण। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। 41 तो ये कुछ कहाँ तक, आर्टिकल 51 तक जो हैं ये दिए गए हैं। इनमें से बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जो पूछ ले जाते हैं एग्जाम्स में, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ का हो सकता है, ये मैंने बताया था आपको। मौलिक अधिकार, ठीक है ना। मौलिक अधिकारों की हम बात करें तो किस संवैधानिक मौलिक कर्तव्यों, ठीक है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की यहाँ पर बात हो रही है। तो मौलिक कर्तव्यों को
किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो आंसर है इसका 42वां संशोधन। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, पहले 10 थी अब 11 हैं। तो जो कि कब हुआ था? 1976 में, ठीक है। और ये अंडर दी आर्टिकल 51A जो है इनको रखा गया है। 11 हैं, पहले 10 हुआ करती थी। 11वीं कौन सी है कि माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखनी है। संसद के 2 सत्रों के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो आंसर है इसका 6 महीने। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगली जो वीडियो रहेगी उसमें हम और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आगे आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। थैंक यू।